आज की कहानी हमारी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि बस पूछो ही मत। और इसकी जो एंडिंग थी वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। डोंट वरी, मैं ये इंगेजमेंट के लिए नहीं कर रही हूँ। ये कहानी सच में नॉर्मल स्टोरी से बहुत ही डिफरेंट है। कहानी के स्टार्टिंग में एनी, इस कहानी की फीमेल लीड को दिखाया जाता है। कहानी का सेटअप 2005 में सेट किया गया है। वो अपने हस्बैंड तियान से मिलने के लिए निकल रही थी। वो दोनों ने लव मैरिज किया था। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करते थे, लेकिन शादी के बाद भी जॉब के चक्कर में दोनों को अलग अलग शहर रहना पड़ता था। एनी कुछ दिनों बाद 3 दिनों के लिए अपने हस्बैंड तियान से मिलने के लिए जाती है। फ़ोन पर वो बता देती है कि वो बस पहुंचने ही वाली है, बस में है। वो याद करती है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। पूरी ज़िंदगी वो तियान के साथ साथ बिताना चाहती थी, लेकिन लाइफ में कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है, और होता वही है जो कि होना लिखा होता है। तो यहाँ पर एनी के बस का बहुत ही बुरा वाला एक्सीडेंट होता है। एनी को लगता है कि शायद वो मर रही है और वो तियान को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन तभी हमें उसके फ़ोन में टाइमिंग 2005 से सीधे 2026 यानी कि 21 साल बाद का दिखाया जाता है। अब एनी की आँख खुलती है। वो एक पुलिस स्टेशन में थी। सब कुछ बिल्कुल अलग था। सारे लोग बिल्कुल अलग तरीके से थे, लेकिन जितने भी लोग बस में उसके साथ उस एक्सीडेंट के शिकार हुए थे वो सारे ही वहाँ पर थे। सारे ही पुलिस ऑफिसर को समझाने का कोशिश कर रहे थे कि वो लोग 2005 से बिलोंग करते हैं। एनी को समझते देर नहीं लगता कि वो टाइम ट्रैवल करके 21 साल बाद पहुंच चुकी है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अपनी आईडी पुलिस ऑफिसर को चेक कराने पर पता चलता है उसके फैमिली वालों ने 2005 के 7-8 साल बाद ही उसकी आईडी को कैंसिल करा दिया था। अब एनी समझती नहीं है कि वह किसे कांटेक्ट करे। पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि अगर अपने घर वालों का नंबर उसे याद है तो वो उन्हें कॉल कर सकती है। एनी सोचती है 21 साल बीत चुके हैं, वो कहाँ जाए, उसे कुछ समझ नहीं आता है। सबसे पहले वो अपना फ़ोन निकालती है और अपने मॉम डैड को कॉल करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी उनका कॉल पिक नहीं करता है। तब उसे याद आता है तियान का, इस उम्मीद में कि तियान उसका कॉल ज़रूर ये उठाएगा। वो तियान को कॉल करती है। तियान उधर से फ़ोन उठाता है। एनी थोड़ा सा चैन का सांस लेती है। वो उसे कहती है, मैं वापस लौट आई हूँ, प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। तियान एनी की जब इस बात को सुनता है वो चौंक जाता है। उसे भरोसा ही नहीं होता 21 साल बाद उसकी वाइफ जिंदा वापस लौट आई है। वो कहता है, ठीक है वहीं वेट करो, मैं आता हूँ तुम्हें लेने। अब तक आपको लग रहा होगा कि एक नॉर्मल टाइम ट्रैवल की कहानी है, बट गाइस ट्रस्ट मी, जैसे जैसे कहानी एंडिंग की तरफ बढ़ती जाएगी ये कहानी उतनी ही ज़्यादा इमोशनल होती जाएगी। तियान की आने की बात सुन करके एनी बहुत खुश थी। वो सोचती है कि जब वो मिलेगी तियान से तो वो पहले क्या करेगी, पहले उसे हक करेगी या पहले उसे किस करेगी। वो अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। आधे घंटे करीब एनी को इंतज़ार करना पड़ता है। तभी उससे पता चलता है तियान पुलिस स्टेशन उसे लेने के लिए आ गया है। पुलिस ऑफिसर एनी को कहते हैं, देखो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने के लिए आ गया है। एनी खुशी से पीछे मुड़ती है, लेकिन लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी उसके सामने खड़ी थी। एनी असल में टाइम ट्रैवल करके 21 साल बाद आ चुकी थी। दैट्स वे उसका एज बिल्कुल चेंज नहीं होता, लेकिन तियान ने तो 21 साल अपने ज़िंदगी के जिए थे और अब वो 21 साल प्लस ज़्यादा बड़ा हो चुका है और अब वो बूढ़ा दिखने लगा है। एनी जब तियान को देखती है तो वो चौंक जाती है। उसने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि वो टाइम ट्रैवल करके आई है, ना कि तियान ने। तियान के लिए तो नॉर्मल लाइफ है। वो प्यार से उसे छूती और कहती है, तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए। तियान एनी को अपने सामने देख करके समझ नहीं पा रहा था क्या ये सच में इसकी वाइफ एनी है, क्योंकि उसे भी उस कार एक्सीडेंट के बारे में पता था। अब एनी याद करती है वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, लेकिन क्या तियान ने एनी का 21 साल इंतज़ार किया या फिर कहानी कुछ और ही होने वाली है। वो एनी को अपने घर लेकर के जाता है। ये वही पुराना घर था। शादी के जस्ट बाद दोनों ने अपने हाथों से इस घर को सजाया था। एनी को भूख लगी थी। तियान उसके लिए कुछ फूड बनाने के लिए जाता है। एनी से वो कहता है, क्या वो सच में वापस आ गई है। एनी कहती है, हाँ वो सच में वापस आ गई है। 21 साल बीत चुके हैं। तियान एनी को हॉल में ही रहने के लिए बोलता है, इधर उधर नहीं जाने के लिए बोलता है। एनी टीवी ऑन करने का कोशिश करती है, लेकिन टीवी चल नहीं रहा था। तियान कहता है, आजकल सारे लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तुम इसे यूज़ करो। वो एनी को फ़ोन देता है। एनी को फ़ोन चलाने नहीं आ रहा था, तो तियान उसे सिखाता है। फ्लैशबैक में वो याद करती है उसके पेरेंट तियान और एनी की शादी के खिलाफ थे, फिर भी उन दोनों ने सबसे लड़ झगड़ करके शादी किया था।
और इसके बाद एनी का एक्सीडेंट ही हो गया था। तियान एनी को फ़ोन चलाना सिखाता है और एनी को लगता है कि शायद तियान के पास पैसे नहीं हैं, इसी वजह से वो टीवी का बिल भी नहीं भर पाए हैं। एनी कहती है मुझे प्यास लगा है। तियान उसके लिए पानी लेने के लिए चले जाता है, लेकिन वो 1 मिनट भी एनी से अपनी नज़रें नहीं हटा रहा था, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो खुद को शीशे में देखता है, सोचता है एनी तो अब भी उतनी ही यंग और खूबसूरत है, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका है। क्या उसका एनी के साथ रहना सही होगा? एनी ने इतनी दूर तक इन बातों को नहीं सोचा था। वो तियान को अपने सेव किए गए कुछ पैसे देती है और कहती है कल हम इससे कुछ शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। लेकिन तियान कहता है इतने से पैसे से कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हें जो कुछ भी खरीदना होगा तुम खरीद लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी सोचती है अब तियान उसका हस्बैंड है तो वो ऑब्वियसली उसके पैसे इस्तेमाल कर सकती है। अगले दिन तियान एनी को बाहर शॉपिंग पर लेकर के जाता है। एनी के लिए सब कुछ नया, सब कुछ अजीब सा था। तियान धीरे धीरे उसे सारी चीज़ें सिखा रहा था, कौन सी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं। वो एनी की आईडी को भी नई आईडी वगैरह बना दिया था पेमेंट वगैरह करने के लिए। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि एनी अपना फेवरेट फूड ऑर्डर कर रही थी। पास ही में बैठी एक लड़की उनकी पिक्चर क्लिक करके हीजू को भेज देती है। असल में हीजू वही गर्ल है जो कि 21 सालों में तियान को ना जाने कई बार प्रपोज कर चुकी है, लेकिन तियान ने उसे हर बार रिजेक्ट किया था। फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो सोचती है कि वो तियान को अपना बना करके ही रहेगी, चाहे उसके लिए उसे जो कुछ भी करना पड़े। एनी को तियान के लाइफ से निकालना ही क्यों ना पड़े। इधर दूसरी तरफ जब वो लोग खाना खा रहे थे, तियान का फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाता है, उधर एक छोटे बच्चे की आवाज़ थी। वो तियान को डैड कह के पुकार रहा था। तियान फ़ोन पर बात करके फ़ोन रख देता है। एनी तियान से पूछती है क्या ये तुम्हारा बेटा है, तुमने शादी कर ली? तियान कहता है हाँ ये मेरा बेटा है। एनी चौंक जाती है। वो सोचती है उसका तो तियान पर गुस्सा करने का भी हक नहीं है। 21 साल से वो तियान की ज़िंदगी में नहीं थी। अगर तियान मूव ऑन कर भी चुका है तो वो अपनी जगह पूरी तरीके से सही है। वो तियान से कहती है देखो वैसे भी अब मैं तुम्हारी दुनिया में तो मर ही गई हूँ, मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, डोंट वरी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इतने स्किल्स हैं मेरे पास कि मैं इस दुनिया में भी अपने लिए जॉब ढूंढ पाऊँ। कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे उस पुराने घर में रहूँगी जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाता। हम यहीं पर इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तियान उसे रोक भी नहीं पाता है, ये सोचते हुए कि उन दोनों के बीच अब एज गैप इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो जा कर के भी एनी को अपने साथ रहने के लिए नहीं बोल सकता है। एनी घर जाती है तो देखती है तियान ने घर पे नोट वगैरह बना करके रख दिया है, माइक्रोवेव कैसे चलाना है और कितनी सारी चीज़ों को कितनी देर के लिए गर्म करना है, ये सारी चीज़ें वो उसके लिए लिख के गया था। एनी को एक दवा हाथ लगता है जो कि शायद तियान का हो सकता है। वो ऑनलाइन उसके बारे में सर्च करती है, लेकिन उसे कुछ भी खास पता नहीं चल पाता। वो जॉब के लिए अप्लाई करती है, अपने कुछ दोस्तों को मैसेज डालती है, तभी उसे एक कंपनी की तरफ से जॉब का इन्विटेशन लेटर आ जाता है। यानी कंपनी में उस चली जाती है जॉब करने के लिए, जहाँ पर वो अपने कॉलेज टाइम के पुराने दोस्तों से मिलती है जो कि सारे ही 21 ईयर्स ज़्यादा बड़े हो चुके थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि असल में एनी को इस कंपनी में जॉब तियान ने ही दिलवाया है। वह लड़का एनी को कंपनी में लेकर के जाता है। कंपनी का मैनेजर यान यहाँ पर था। वो असल में कंपनी बॉस से ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल रहा था। एनी को कहता है कि देखो ये मेरी पुरानी दोस्त है, ये थोड़ा इस दुनिया से मिले जुले नहीं है, तो इसे कंपनी के काम समझा देना। असल में आसपास सबको पता था कि इस वर्ल्ड में कुछ लोग जो हैं वो 2005 से आए हुए हैं। एनी धीरे धीरे आज की दुनिया में आज के लोगों से मिलने जुलने की कोशिश कर रही थी और उसकी दोस्ती भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही थी। वो धीरे धीरे काम सीख रही होती है। ऑनलाइन इंटरनेट पर तियान के बारे में उसे काफ़ी सारे मैसेजेस पढ़ने के लिए मिलते हैं, काफ़ी सारे पैराग्राफ्स आर्टिकल्स मिलते हैं। तभी वहाँ पे देखती है कि यान बहुत गुस्सा कर रहा है। उसकी दोस्त बताती है कि असल में जो उसके डैड थे वो भी 21 साल बाद वापस आ गए, लेकिन अब वो उसकी मॉम की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे हैं और इसी वजह से यान अब अपने डैड को पसंद नहीं करता है। वो उनसे काफ़ी लड़ते रहता है। एनी को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तियान भी उससे हेट करता हो।
काम ख़त्म होते ही यानी निकलने का कोशिश करती है क्योंकि 6 बज चुके थे, लेकिन यहाँ पर सब कहते हैं हमें ओवर टाइम करना पड़ता है। एनी भी टाइम पास करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन यान उसे वहाँ से चलने के लिए बोलता है क्योंकि उसका टाइम पास बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ने वाला था। एनी वहाँ से निकल रही थी, यान उस पर अपना डैड का गुस्सा निकाल देता है, ये कहते हुए कि तुम लोग तो 2005 से हमारी दुनिया में वापस आ गए, लेकिन जब तुम लोग हमें छोड़ करके गए थे तो तुम लोग को उम्मीद भी नहीं है कि हमने कितना कुछ झेला था, और अचानक से तुम वापस से हमारी दुनिया में आ रहे हो। एनी वहाँ से थोड़ा सैड होकर के निकल जाती है। सामने तियान था, वो तियान से मिलती है। तियान जब तियान को देखता है तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि तियान ने जब वो छोटा बच्चा था यानी 2005 के आसपास, जब उसके डैड इन्हें छोड़ करके चले गए थे, तब तियान ने आकर के फाइनेंशली उनका हेल्प किया था, क्योंकि उसके जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो यान और उसकी फैमिली को काफ़ी परेशान कर रहे थे। दैट्स वी यान तियान का बहुत ज़्यादा ही एहसानमंद था। उसे पता चलता है कि एनी तियान की वही डिसीज्ड वाइफ है जिसे कि वो पिछले इतने सालों से सर्च कर रहा है। जब भी बात यान को पता चलता है तो सब अपनी गलती का एहसास होता है। शायद उसने एनी को कुछ ज़्यादा ही बोलने वाली थी कि तियान का वो बेटा वहाँ आ जाता है। वो लोग चारों साथ में लंच करने के लिए जाते हैं। उसको ये नहीं पता था कि असल में एनी को ये नहीं पता था कि इस लड़के का तियान से क्या रिलेशन है। वो सोचती अगर उनका बच्चा होता तो आज वो भी इतना बड़ा होता। अब यान तियान से उनसे मिलने आने के लिए कहते रहता है, लेकिन तियान कहता है तुम अब इतने बड़े हो चुके हो, अपने काम अच्छे तरीके से संभाल रहे हो, तो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। उसके दिए गए पैसे उसे लौटाने के लिए कहता है तो तियान मना कर देता है और कहता है किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट को तुम वो पैसे दे देना। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर कि मौका मिलते हैं यान एनी को बताता है कि तियान ने तुम्हें बहुत ढूंढा पिछले 21 सालों से। मैं जानता था कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो तुम्हारी उम्मीद में तुम्हें हर जगह ढूंढता फिर रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। एनी अपने घर जाती है तो ही जो उससे मिलने के लिए आई थी वो एनी को कहती है कि वो तियान की वाइफ है, बेहतर होगा कि वो तियान के पीछे ना पड़े, क्योंकि वैसे भी अब दोनों के बीच में 21 साल का एज गैप हो चुका है, तो ये उन दोनों में से किसी के लिए सही नहीं होगा। उसकी तियान के साथ लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। वो एनी को पैसे ऑफर करती है और उसकी लाइफ से चले जाने के लिए कहती है। एनी को हीजो के इस बिहेवियर से बहुत ही गुस्सा आता है और वो तियान को कॉल करके कंप्लेन कर देती है कि वो अपनी वाइफ को लिमिट में रखे। वैसे भी उसने तियान से ब्रेकअप तो कर ही लिया है। फ़ोन रखते ही तियान हीजो को कॉल करके बहुत ही बुरी तरीके से डांट लगाता है। हीजो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तियान कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे और एनी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बंद करो। ये कह के वो फ़ोन रख देता है। एनी से रिलेटेड वो पुरानी यादों को, पुरानी चीज़ों को अभी तक संभाल करके रखा था और उन्हें ही देख रहा था। वो एनी से इतना प्यार करता था कि 21 साल बीतने के बावजूद भी वो कभी किसी लड़की के साथ कोई रिलेशन में नहीं आया। उसने पूरा वक्त अकेले ही बिताया, लेकिन एनी को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। एनी धीरे धीरे आज के लोगों से कंपनी में अच्छी खासी दोस्ती करते जा रही थी। वो इस ऑफिस गर्ल को डिनर डेट पर भी लेकर के जाने का सोचती है। वहीं दूसरी तरफ ईहान को हम लोग देखते हैं, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर कि वो ईहान के बच्चे को देखता है और वो ये सोचता है कि वो बेचारा कितना पिटीफुल है। उसे तियान और एनी के रिलेशनशिप के बारे में अब सब कुछ पता था, लेकिन वो छोटे बच्चे को चाह करके भी नहीं बता सकता था। वहाँ से बाहर निकलता है तो वो तियान से मिलता है। वो तियान को कहता है आप अपनी तबीयत की असलियत एनी को क्यों नहीं बताते थे। तियान कहता है क्या बताऊँ मैं उसे, सर पर चोट लगने की वजह से मुझे ऐसी बीमारी हो गई है कि मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को भूलते जा रहा हूँ और मेरी मौत कभी भी हो सकती है। अगर वो ये बात जानेगी तो वो मजबूरी में मेरे साथ ज़रूर आ जाएगी, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि वो मजबूरी में मेरे साथ है। ज़िंदगी ने जब उसे दोबारा मौका दिया है तो उसे खुल करके जीने का पूरा हक है। यान कहता है लेकिन एनी आपसे बहुत प्यार करती है। तियान कहता है मैं जानता हूँ, इसी वजह से मैं उसे फ्री कर रहा हूँ और मैं अपनी बीमारी के बारे में उसे कभी नहीं बताऊँगा और ना ही तुम उसे मेरे बारे में बताओगे। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। स्टिल यान एनी और तियान का हेल्प करने का डिसाइड करता है। वो एनी को सच्चाई बताता है। तियान ने अपने लाइफ में कभी शादी नहीं की। पिछले 21 सालों से वो एनी के ही मिलने का इंतज़ार कर रहा है और इस चक्कर में उसने अपना बहुत कुछ गंवाया है। एक्सीडेंट में भी उसकी लाइफ जाते जाते बची थी। एनी को जब इस बात का एहसास होता है तो वह सब कुछ छोड़ करके तियान से मिलने के लिए निकल जाती है।
जब वो ध्यान से मिलती है तो ध्यान से पूछती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने शादी नहीं की है। ध्यान उसे कहता है, ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम मुझे पहली बार देखी 21 साल बाद, तो सबसे पहला थॉट तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या आया था? यही ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ। एनी कहती, हाँ, माना कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, लेकिन इससे मेरे प्यार पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं तब भी तुम्हें उतना ही प्यार करती थी और 21 साल बाद भी उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी बीवी है। ध्यान कहता है, मैंने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ, मैंने शादी कर ली है। एनी कहती है, तुमने जानबूझ करके मुझे इस बात को लेकर के मिसअंडरस्टूड करने दिया ताकि मुझे लगे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। ध्यान कहता है, हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों अलग ही रहें। इस बात पर वह कहती है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर अलग रहने का तो मतलब ही नहीं बनता है। ध्यान उसे समझाता है, हम दोनों में अब एज गैप इतना ज़्यादा आ चुका है कि फिर साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एनी उसके साथ सच में रिलेशनशिप में आने के लिए काफ़ी परेशान हो रही थी। जब उसका प्लान नहीं बन पाता है, वो ये बातें यान को शेयर करती है। यान उसे कहता है, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और ये कह के वो प्लान बनाता है। साथ ही में यान का वो पुराना दोस्त भी उसके साथ था जो कि उसका हेल्प करने वाला था। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब ये बात यान को तो पता नहीं था कि असल में वो प्लान कर रहे हैं उसे एक करने का। तो वो बहाना करके एनी को कंपनी की तरफ से पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसे ड्रंक होने की एक्टिंग करने के लिए बोलता है और कहता है, इसके बाद जब ध्यान तुमसे मिलने के लिए आएगा तब तुम उसी तरीके से ड्रंक होने की एक्टिंग करना। वो ध्यान को कॉल करके बोल देता है, कंपनी की तरफ से एनी एक पार्टी में आई थी और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है, तो वो आ करके थोड़ा सा उसका हेल्प कर दे। ये बात सुनते ही ध्यान सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले एनी से मिलने के लिए पहुंचता है। ध्यान एनी को इशारा करता है कि वो ड्रंक होने की एक्टिंग करे। एनी वही करने लगती है। ध्यान यहाँ पर आता है तो एनी दौड़ करके उसे गले से लगा लेती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो बहुत ही ड्रंक है। ध्यान कहता है कि वह एनी को घर छोड़ दे। अब ध्यान एनी को वहाँ से ले करके जाता है, जहाँ रास्ते में एनी ध्यान से बात करने के बहाने 21 साल बाद उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। फ्लैशबैक में वो दोनों याद करते हैं जब वो दोनों रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, तब इन चीज़ों के लिए दोनों में से किसी को सोचना नहीं पड़ता था। उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अलग और खूबसूरत थी, लेकिन यहाँ चीज़ें अलग हैं। ध्यान खुद को रोक लेता है और वो 20 ईयर्स आफ्टर एनी को किस नहीं करता है। एनी समझ जाती है कि उसके मन में अब भी बहुत से डाउट है। वह कहता है, तुम आराम करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एनी उसे कहती है, तुम्हारा ये बच्चा किसके साथ है? तुम्हारा कहना है तुमने शादी तो की नहीं, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? क्या ये बेबी तुम्हारा किसी और गर्ल के साथ है या फिर तुमने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है? ध्यान कहता है, दोनों में से कोई बात नहीं है। वो एनी को बताता है, असल में ये मेरा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा भाई है। तुम्हारे मरने के बाद 2005 में तुम्हारे डैड ने तुम्हें ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी और हर वक्त तुम्हें वो खोजते रहते थे। इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और अंत में अपनी जान गंवा ली। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को जन्म दिया था, लेकिन तुम्हारे डैड के गुजरने के बाद वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। तब से तुम्हारे भाई को अपना नाम दे करके मैं उसे अपना बेटा बना करके इस दुनिया में पाल रहा था। एनी को ये बात पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। ध्यान उसे संभालता है और कहता है, अच्छी बात ये है कि अब तुम इस दुनिया में वापस आ चुकी हो तो तुम धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर लोगे, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। एनी रोई जा रही थी, उसने अपने पेरेंट तक को खो दिया था, अब जो था इस दुनिया में ध्यान ही था। अगले दिन वो वापस से ध्यान के बेटे से मिलने के लिए जाती है। आसपास के लोग गॉसिप कर रहे थे कि एनी ध्यान की वाइफ बनने के लिए कितनी ज़्यादा यंग है। अब उस बच्चे को भी लगने लगता है कि एनी जो है उसकी आंटी होगी तो उसकी स्टेप मदर बनेगी तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। दैट्स वाई वो एनी को थोड़ा डिसलाइक करने लगता है। ध्यान इस बात को समझ जाता है कि वो बच्चा एनी को कुछ खास पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन एनी जानती थी है तो वो उसी का भाई ना, कैसे न कैसे करके तो वो उससे कन्विंस कर ही लेगा। वो देखता है कि ध्यान एनी को अपने पुराने घर, जहाँ वो किसी को रहने नहीं देता था, वहाँ लेकर के गया हुआ था। वो समझ जाता है इसका मतलब कि ध्यान और एनी के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा।
रात में दिया नानी को समझाता है, तुम देख रही हो कि रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स कितने सारे हो रहे हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें अपने से दूर ही रहने के लिए कह रहा था। हमारा रिलेशनशिप में रहना बिल्कुल सही नहीं है। तियान ने अपनी बीमारी के बारे में अब भी एनी को नहीं बताया था। वो अपने कमरे में जाता है, उन दोनों के शादी के फ़ोटो को देख करके बहुत देर तक रो रहा था। ये चीज़ उसका भाई एनी का भाई देखता है। वह कई सालों से तियान को ऐसा करते हुए देख रहा था। अफसोस वो उसकी इस प्रॉब्लम में कभी कोई हेल्प भी नहीं कर पाता। वो तो हमेशा उसे डैड करके पुकारता है और अपने पापा को ही वो समझा करता है। हालांकि उस फोटो में वही लड़की है जो कि अभी एनी है, उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि 2005 के एक्सीडेंट के बाद कुछ साल बाद तियान को पता चला था कि शायद एनी की डेड बॉडी मिली है। उसे ढूंढने जाने के चक्कर में पहाड़ी से गिर जाता है और उसके सर में बहुत गंदा वाला चोट लगा था। हालांकि ऑपरेशन के बाद वो बच तो गया था, लेकिन तभी से उसे ये बीमारी हो गई। तभी वहाँ पर ही जो मिलने के लिए आती है और वो ध्यान से कहती है कि बस एक चांस दे करके देखे। एनी उसके वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है। वो उसके लाइफ में कभी भी कुछ भी चीज़ अच्छा लेकर के नहीं आ सकती है। दोनों में 21 साल का डिफरेंस है, लेकिन तियान एनी से इतनी सच्ची मोहब्बत करता था कि वो उसके अलावा कभी किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था। वो हर बार हीजू को रिजेक्ट किया है। तभी वहाँ पर एनी आती है और वो हीजू पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है, पिछली बार तुमने मुझे झाड़ा था, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मुझे पता है कि कोई तुम तियान की वाइफ वगैरह नहीं हो। मुझे दियान के साथ रहना है या नहीं कि हम दोनों का डिसीजन है। तुम होती कौन हो हमारे बीच आने वाली? चलो जाओ यहाँ से। सुना नहीं, तियान ने तुम्हें अब तक कई बार रिजेक्ट किया है और अब दोबारा तियान को परेशान करने मत आना। एनी को वहाँ देख करके ही जो समझ जाती है कि शायद उसका तियान के लाइफ में कोई चांस ही नहीं था। शायद वो बेवजह ही एक तरफा प्यार तियान से किए जा रही है। लेकिन एक तरफे प्यार की खूबसूरती ही तो यही होती है, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हम अपना 100% सामने वाले इंसान को देते हैं। फ़िलहाल के लिए तो हीजू वहाँ से चली जाती है। एनी तियान को हक करते हुए कहती है कि आज के बाद ना कोई लड़की तुम्हारे आसपास नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी लड़की दोस्त होना भी पसंद नहीं है। हालांकि तियान अपने प्यार को पूरी तरीके से जाहिर नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं उसका ये माइंड समझने के लिए ही तैयार नहीं था। एनी सच में उसकी असल दुनिया में आ गई है। धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। एनी तियान के दुनिया में एंट्री लेने की कोशिश कर रही थी। दोनों यहाँ पर खुश रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तियान जानता था कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक दिन एनी बाहर गई हुई थी, तभी तेज़ बारिश होने लगती है, बिल्कुल उस रात की तरह। तियान काफ़ी घबरा जाता है कि कहीं वो एनी को दोबारा ना खो दे। तो उस तेज़ बारिश में वो एनी को ढूंढने के लिए जाता है। काफ़ी देर खोजने के बाद एनी उसे मिलती है। वो बहुत ही डरा सा घबराया हुआ था। एनी उसे कहती है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रही हूँ। वहाँ से वो उसे घर लेकर के जाता है। एनी उस दिन के बाद से तियान के साथ पहले के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही लवी डवी हो करके रहने लगी थी। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो तियान को फाइनली कन्विंस कर लेगी उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, और वो एक दिन उसे कन्विंस कर भी लेती है। वो कहती है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, अपने इस रिलेशनशिप को एक ट्राई देते हैं। जब दोनों एक दूसरे से इतनी प्यार करते हैं तो फिर कोई चांस ही नहीं है हमारे बीच गलत होने का, अलग होने का। तो तियान उसकी बात मान जाता है। अगले दिन एनी उस छोटे बच्चे को स्कूल रिसीव करने के लिए जाती है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसे पसंद नहीं करता था। तो दोनों के बीच नोक-झोंक तो होती ही रहती है। इधर तियान एनी को बिना बताए हॉस्पिटल पहुंच जाता है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। एनी को तो अंदाज़ा भी नहीं था असल में तियान किस चीज़ से गुजर रहा है। उसका छोटा बच्चा यहाँ पर देखता है कि तियान और एनी उसके सामने ही इतने लफी टपी हो रहे हैं। उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो बचपना करते हुए बिना खाए ही कमरे में चले जाता है। थोड़ी देर बाद एनी उसे मनाने के लिए जाती है। बहला फुसला करके धीरे धीरे वो भी अपने भाई से फ्रेंडशिप कर ही लेती है। उसे नहीं पता था कि एनी असल में उसकी आंटी नहीं होने वाली है, बल्कि वो उसकी सिस्टर है। दोनों के बीच दोस्ती होने के बाद भी नहीं चाहते हुए भी वो बच्चा यहाँ पर तियान और एनी के रिलेशनशिप को हाँ कह देता है। आफ्टर दैट एनी कमरे से बाहर निकलती है। अगले दिन तियान सबके लिए खाना बना रहा था। दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। एनी आगे बढ़ के तियान को किस करती है, लेकिन तभी उसका भाई यहाँ पर आ जाता और कहता है, मैं इस घर में एक और नए बच्चे की आने की कोई इजाज़त नहीं देने वाला हूँ। तियान और एनी यहाँ पर दोबारा थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं।
रात में एनी हॉट हॉट ड्रेस पहन के तियान के आने का वेट कर रही थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है तियान का कमरा काफ़ी देर से बंद है। वो उसके कमरे में अंदर जाती है तो देखती है वो बेहोश पड़ा है। एनी का भाई यहाँ पर आता है और जल्दी जल्दी वो तियान को दवा खिलाने लगता है, जो कि उसके सर में प्रॉब्लम होने की वजह से वो मोस्टली खाया करता था। एनी बहुत ही घबरा जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि तियान को क्या हुआ है और वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। वो छोटा बच्चा एनी को समझाता है असल में तियान को ऐसी दिमागी बीमारी है जिस वजह से उसे बहुत ही अनबियरेबल पेन होता है और उसे ये पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। एनी तियान के लिए बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी। वो उसे ये भी बताता है कि उसे कुछ साल पहले ये पता चला था कि एनी की डेड बॉडी मिली है, दैट्स वे वो उसे परेशान होते हुए ढूंढने के लिए गया था, जिस चक्कर में उसका इतना बुरा वाला एक्सीडेंट हो गया था। एनी तियान के अगले सुबह आने का वेट करती है होश में। तियान जब होश में आता है तो वो एनी को सारी बातें सच सच बताता है। वो कहता है इसी वजह से वो एनी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहा था। एनी कहती है उसे फ़र्क नहीं पड़ता है तियान को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो किसी हालत में ज़िंदगी में तियान के साथ ही अपना वक्त बिताना चाहती है। जब उसे तियान की आधी सच्चाई पता चल चुकी थी तो फाइनली तियान एनी को अपना लेता और वो सोचता है लाइफ में जो भी हो अब वो एनी से अलग नहीं रहने वाला है। बट स्टिल लाइफ में कभी भी चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं चलती है। अगले दिन तियान और एनी वापस से अपने दोस्तों के सामने शादी करने का डिसाइड करते हैं। अपने दोस्तों को वो अपनी शादी के पार्टी में बुलाए हुए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। यान भी तियान से मिलने के लिए आया हुआ था। उसने कुछ तियान के रिसर्च पेपर्स पर अपना आइडियाज़ वगैरह दिए थे और अपने तरफ से भी आर्टिकल्स लिखे थे, जो कि तियान को बहुत ही पसंद आता है और वो उसे अप्रिशिएट करता है। यान उसे कहता है तो तुमने एनी को सच्चाई बताई या नहीं। तियान कहता है उसे बस मेरी लाइफ की आधी सच्चाई पता है कि मेरे सर में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक वक्त के बाद सारी चीज़ों को भूल जाऊंगा, इस बारे में उसे कुछ भी नहीं आइडिया है। यान को लग रहा था कि तियान को उसे सारी बातें सच सच बता देनी चाहिए। एनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। वो काफ़ी दिनों बाद इतना सब कुछ हैप्पीनेस फील कर पा रही थी, लेकिन वो खुश तो इस बात से थी कि वो फाइनली तियान से शादी कर रही है। सबके जाने के बाद आज लिटरली तियान और एनी का वापस से आज फर्स्ट हनीमून नाइट था। तो हनीमून नाइट हो और वो दोनों रोमांस ना करें, भला ऐसे कैसे चलेगा। एनी खुद आगे बढ़ के तियान के साथ रोमांस करना इनिशिएट करती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन रात में जब तियान सो रहा था तो वो वापस से वही सपना देखता है कि वो एनी एक्सीडेंट में है और वो एनी को खोज नहीं पा रहा है। बहुत ही घबराते हुए वो जगता है, जहाँ पर कि एनी उसे काम डाउन करती उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक है, वो उसके पास है और वो उसे छोड़ करके नहीं जाने वाली है। तब जा कर के तियान को यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होता है कि चलो ठीक है, कम से कम वो उसके साथ तो है। अगले कुछ महीने कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एनी की तबीयत एक दिन ठीक नहीं थी। तियान उसे चेक कराने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ उन्हें गुड न्यूज़ मिलता है कि असल में एनी प्रेग्नेंट है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन एनी एक चीज़ नोटिस करती है कि ये जो डॉक्टर है उसका जो कैलेंडर है वो अप्रैल 2005 का क्यों है, ठीक उसी समय जब एनी का असल में एक्सीडेंट हुआ था। वो इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती और इग्नोर करके घर निकल जाती है। लेकिन आगे जो होने वाला था वो कहानी में मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जब तियान एनी के लिए खाना बना रहा था तो वो उस फूड में 2 बार नमक डालने लगता है। एनी कहती है हो क्या गया तुम्हें, मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ कि तुम काफ़ी सारी चीज़ें भूल रहे हो। तियान बहाना कर देता है कि शायद मेरा एज ज़्यादा हो गया है। एनी को लगता है कि शायद उसे बुरा लग गया, उसने ऐसा बोल दिया तो। अब एनी को क्रेविंग्स हो रही थी, लेकिन तियान उसे ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें खाने नहीं दे रहा था, क्योंकि एनी प्रेग्नेंट थी और उसका ख्याल रखना उसका काम था। धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। एनी के छठे महीने 7वें महीने का बात हो रहा था। अब आता है कहानी का क्लाइमेक्स, कहानी का एंडिंग। एक दिन तियान को एक कॉल आता है। वो कॉल सुनते ही तियान की दुनिया बदल जाती है, मतलब लिटरली तियान की दुनिया बदल जाती है। सब कुछ टूटने फूटने लगता है। वो एनी को ढूंढ रहा था। एनी उसकी आंखों के सामने रो रही थी, लेकिन वो खुश भी थी। तियान को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। अचानक से वो वापस से 2005 में उसी पुराने घर में पहुंच जाता है। और यहाँ पर कहानी का एक सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। असल में ये सब कुछ तियान का इमेजिनेशन था। पिछले 21 सालों से तियान कोमा में है। जब एनी का एक्सीडेंट हुआ था वो उसे ढूंढने के लिए गया था।
उसका भी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था, सर पर जो चोट लगा था उसके बाद से वो कभी होश में आ ही नहीं पाया। लाइफ के 21 साल उसने कोमा में बिता दिए थे। इस कोमा में टाइम में भी वो एनी के ही साथ था। इस समय एनी का भाई दियान के साथ था। उसे उम्मीद आई कि शायद वो होश में आएगा, लेकिन वो अपनी जान गंवा देता है। आज दियान का इस दुनिया में असल में आखिरी दिन था। 21 साल कोमा में बिताने के बाद उसने जो ये सपना जिया, उसने सपने में हर वही काम किया जो कि वो एनी के साथ अपना वक्त बिताना चाहता था, अपना वक्त जीना चाहता था। एनी की सोल यहाँ पर दियान को लेने के लिए आई थी और वो उसे कहती है चलो वक्त हो गया है, अपनी दुनिया में चलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं एंड कर दी जाती है। अब ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग थी या सैड, डिसाइड करना आपका काम है। बट ट्रस्ट में सच सच बताना कि आपको ये कहानी काफ़ी इमोशनल एंड नॉर्मल कहानियों से अलग नहीं लगी। आप लोगों में से कितने ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये सब कुछ दियान का एक सपना है या फिर सब कुछ एक डिल्यूज़न ही चल रहा है? अपने रियल थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।